हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम 2 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स आपके लिए एसएससी, डीपीसी, बैंकिंग और इसी तरीके के जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डेली करंट अफेयर्स में आज का हमारा सबसे पहला सेक्शन है नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामले। राष्ट्रीय मामले में हमारी आज की सबसे पहली न्यूज़ जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या है और ये कहाँ मनाया जाता है और किस समय मनाया जाता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है उसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है, अर्थात इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। ये नागालैंड में मनाया जाने वाला त्योहार है, तो आपको ध्यान रखना है ये नागालैंड राज्य से संबंधित है। ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये 10 दिन का कल्चरल फेस्ट होता है जो कि एनुअल होता है, अर्थात हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है नागालैंड में। और इस फेस्टिवल के तहत नागालैंड का जो रिच कल्चर है और साथ ही वहाँ की जो डाइवर्स नागा एथनिसिटी है उसको शो किया जाता है। वो शो किया जाता है फोक डांसेस से, ट्रेडिशनल म्यूजिक से, लोकल क्यूजीन जो है वहाँ का अर्थात वहाँ की जो स्थानीय व्यंजन है, हैंडीक्राफ्ट अर्थात हस्तकला है, साथ ही जो आर्ट वर्कशॉप्स है अर्थात जो कला कार्यशालाएं हैं, उन सभी के माध्यम से नागालैंड की जो नागा जाति है उसकी समृद्ध और विविधता को प्रदर्शित किया जाता है इस फेस्टिवल के तहत। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये जो फेस्टिवल है ये डिजिटल रूप से आयोजित किया जा रहा है कोरोना वायरस के कारण जो महामारी फैली है उसके चलते। तो 21st एडिशन होगा ये इस फेस्टिवल का, जो कि 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा और ये पहली बार ऐसा होगा कि इसे डिजिटली आयोजित किया जाएगा। ये जो फेस्टिवल है इसकी शुरुआत 1 दिसंबर से होती है और इसकी शुरुआत जो 1 दिसंबर से होती है वो नागालैंड के स्टेटहुड डे को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नागालैंड जो राज्य है उसका स्थापना दिवस है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड की स्थापना की गई थी। नागालैंड की अगर हम राजधानी के बारे में बात करें तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। तो अब हम वापस चलते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल पे डिस्कशन की तरफ। ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है 10 दिन के लिए, लेकिन इस बार डिजिटल रूप से आयोजित किया जा रहा है ये 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक। इसके अलावा ये जो फेस्टिवल है इसका नाम हॉर्नबिल फेस्टिवल रखा गया है इंडियन हॉर्नबिल जो एक बर्ड होती है उसके नाम पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडियन हॉर्नबिल बर्ड है, इसके नाम पर इस फेस्टिवल का नाम हॉर्नबिल फेस्टिवल रखा गया है। ये एक लार्ज कलरफुल फॉरेस्ट बर्ड होती है और इस फेस्टिवल का नाम हॉर्नबिल के नाम पर इसलिए रखा गया है क्योंकि जो नागालैंड की स्टेट है वहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो ट्राइब्स है, उनके जो फोकलोर होते हैं अर्थात उनके जो लोकगीत होते हैं उनमें काफी बार ये जो बर्ड है, ये जो पक्षी है, इसका नाम आता है। इसके चलते इस फेस्टिवल का नाम हॉर्नबिल फेस्टिवल रखा गया है। ये जो हॉर्नबिल बर्ड है ये पक्षी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अर्थात ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एशिया, अफ्रीका और मेलेनेशिया में पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ। अगली न्यूज है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल के बारे में। इंडियन ऑयल जो कि एक कंपनी है उनने वर्ल्ड क्लास प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल लॉन्च किया है, अर्थात उनने देश में विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल जो है वो लॉन्च किया है। वो पेट्रोल है ऑक्टेन 100। तो यहाँ पर हम ऑक्टेन से मतलब समझेंगे कि ये ऑक्टेन 100 है, अर्थात ऑक्टेन के आधार पर ये जो रेटिंग दी जाती है ये क्या है। इसके अलावा हम इस फ्यूल के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये जो प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल लॉन्च किया गया है इसका ब्रांड नेम रखा गया है XP 100। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडियन ऑयल में अलग अलग ब्रांड होते हैं, जैसे कि प्रीमियम पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोल है। उसी तरीके से XP 100 नाम के ब्रांड नेम से एक प्रीमियम ग्रेड का पेट्रोल लॉन्च किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये पेट्रोल इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है। ऑक्टेन 100 का ये पेट्रोल है और इसका ब्रांड नेम है XP 100। तो यहाँ पर अगर हम ऑक्टेन के बारे में बात करें तो ऑक्टेन जो है वो सिंपली एक मेजर होता है ऑफ हाउ मच हीट एंड प्रेशर अ फ्यूल कैन विथस्टैंड बिफोर एक्सप्लोडिंग, अर्थात एक जो फ्यूल है वो एक्सप्लोड होने से पहले कितना हीट और प्रेशर सहन कर सकता है उसके संबंध में। और ये जो मेजर है ये जो इंजन डिजाइन किया जाता है उसके साथ में प्रॉपर्ली सिंक होता है। और अगर जो ऑक्टेन का लेवल है फ्यूल में वो हाई होता है, इसका मतलब ये है कि जो उसकी परफॉर्मेंस है फ्यूल की वो बेहतर होती है और उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ती है, क्योंकि अगर ऑक्टेन हाई होता है इसका मतलब है कि उसका एमिशन कम होगा और जो फ्यूल है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो अगर हम जैसे यहाँ पर ऑक्टेन 100 दिया गया है तो ये ऑक्टेन रेटिंग है,
इसके बारे में चर्चा करें तो एक तरीके से ये फ्यूल की स्टेबिलिटी को दर्शाती है। इसी के साथ ही यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंडिया के लिए फर्स्ट 100 ऑक्टेन पेट्रोल है जो कि इंडिजीनियसली बनाया गया है, जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है इंडियन ऑयल रिसर्च और डेवलपमेंट के द्वारा। और ये वास्तव में एक गर्व की बात है, पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल है जो कि इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है इंडियन ऑयल के द्वारा। इसके साथ ही श्री धर्मेंद्र प्रधान जो कि मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील हैं, उनके द्वारा इस पेट्रोल को लॉन्च किया गया था। और इनका ये बोलना है कि XP 100 जो है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो इंडिया को ऐसे एलाइड ग्रुप ऑफ कंट्रीज में डाल देगी जिनके पास में इस तरीके की हाई क्वालिटी ऑयल का एक्सेस है। अर्थात XP 100 की उपलब्धता के बाद में भारत जो है वो ऐसे देशों के समूह में आ जाएगा जिनके पास में इस प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले जो तेल हैं वो उपलब्ध है। और साथ ही ये इंजन को उच्च गुणवत्ता और शक्ति प्रदान करेगा। साथ ही ये जो मंत्री हैं इनका ये कहना है कि इंडियन ऑयल जो है वो विकास और प्रौद्योगिकी को अपनाने में अग्रणी रहा है। और उन्होंने ये कहा है कि भारतीय सार्वजनिक उपक्रम के बीच में प्रतिस्पर्धा से क्या होगा कि भारत के जो लोग हैं उनको काफी फायदा भी होगा। तो यहाँ पर अगर हम XP 100 प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल के बारे में बात करें जिसे इंडियन ऑयल के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो उनके द्वारा ये प्लान किया गया है कि इसे 15 चुनिंदा शहरों में लाया जाएगा और ये 2 फेज में किया जाएगा। पहला जो फेज है उसमें ये अवेलेबल होगा सेलेक्टेड सिटी में 1 दिसंबर 2020 से। और वो सिटीज कौन कौन सी है? दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद। इसके अलावा जो दूसरा फेज होगा उसमें 100 ऑक्टेन जो पेट्रोल होगा वो एक्सटेंड किया जाएगा चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, कोची और कलकत्ता में। ये जो शहरों का चुनाव किया गया है ये इस बेसिस पर किया गया है कि वो जो शहर है वहाँ की एस्पिरेशनल डेमोग्राफी क्या है और वहाँ पे हाई एंड जो कार्स होती है उनकी अवेलेबिलिटीज कितनी है, क्योंकि ये जो हाई एंड कार और बाइक होती है उनमें ही इस प्रकार के पेट्रोल का यूज किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो वर्ल्ड वाइड 100 ऑक्टेन पेट्रोल का जो मार्केट है वो लग्जरी व्हीकल के लिए काफी बड़ा है और इनकी जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है। ये जो 100 ऑक्टेन पेट्रोल है इसका उपयोग मुख्य रूप से लग्जरी व्हीकल्स में किया जाता है और इसकी जो डिमांड है, इसका जो मार्केट है वो काफी ज्यादा है। और अभी ये जो 100 ऑक्टेन पेट्रोल है ये केवल 6 देशों में उपलब्ध है। वो 6 देश कौन से हैं? USA, जर्मनी, ग्रीस, इंडोनेशिया, मलेशिया और इजराइल। और अब इसके बाद में भारत जो है उसके द्वारा इस पेट्रोल को लॉन्च किया गया है, इंडियन ऑयल के द्वारा ये कार्य किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है उत्तराखंड के जो CM हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने सूर्याधर लेक का इनॉग्रेशन किया है उत्तराखंड में। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये सूर्याधर लेक है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके द्वारा सूर्याधर लेक जो है उसका इनॉग्रेशन किया गया है। किस स्थान पर है ये लेक? तो ये है डोईवाला जो कि देहरादून में है। तो आपको ये स्थान का नाम याद रखना है। इसके अलावा ये जो सूर्याधर लेक है ये 550 मीटर लंबी है, 28 मीटर चौड़ी है और 10 मीटर डीप है और इसकी कैपेसिटी है 77,000 क्यूबिक मीटर। इसके अलावा अगर हम इसके फायदों के बारे में बात करें, इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें इस लेक से होने वाले, तो ये जो लेक है इससे करीब 18 से 20 गांव जो है वहां के लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा और साथ ही उनकी जो इरिगेशन नीड्स है, जो सिंचाई की आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो पाएगी। इसके साथ ही ये टूरिस्ट जो होते हैं और जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं उनके लिए एक डेस्टिनेशन बन जाएगी। यहाँ पर काफी वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं। साथ ही इस स्थान के जो किसान हैं, जो फार्मर हैं, उनको भी इस लेक के पानी से 12 महीने सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो पाएगा। इसके साथ ही ये जो लेक है ये वाटर रिसोर्सेज को रिचार्ज करेगा इस एरिया में और साथ ही एक हेल्दी इकोसिस्टम को डेवलप करेगा जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो है उनको अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया है इस लेक के पास में, या तो मकर संक्रांति पे या फिर बसंत पंचमी पे अगले साल के लिए, ताकि इस लेक के आसपास की जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, उसे दर्शाया जा सके। अगला न्यूज आर्टिकल है रामायण क्रूज सर्विस। तो रामायण क्रूज टूर जो है वो सरयू नदी पर अयोध्या में जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम सरयू नदी के बारे में बात करें तो जो सरयू नदी है उसकी उत्पत्ति होती है उत्तराखंड से और इसके बाद में ये उत्तर प्रदेश में बहती है। जो सरयू नदी है
वो शारदा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। जो लोअर घग्गर नदी है उसे ही सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लोअर घग्गर नदी और जो सरयू नदी है वो एक ही है। और ये जो सरयू नदी है इसका मेंशन आपको रामायण में मिल जाता है। और ये जो सरयू नदी है इसका जो राइट बैंक है वहां पर अयोध्या स्थित है। तो अयोध्या में अब रामायण क्रूज टूर की शुरुआत की जाएगी सरयू नदी पर। ये जो सरयू नदी पर क्रूज टूर होगा जिसे रामायण क्रूज टूर बोला जा रहा है, ये फर्स्ट एवर लग्जरी क्रूज सर्विस होगी सरयू नदी पर, जो कि होगी अयोध्या उत्तर प्रदेश में। और ये जो क्रूज सर्विस है इसका एम अर्थात इसका उद्देश्य है कि जो सरयू की पवित्र नदी है उसके जो प्रसिद्ध घाट हैं उनके माध्यम से परिवहन करते हुए जो भक्त हैं उनको एक प्रकार की आध्यात्मिक यात्रा के साथ में मंत्रमुग्ध करने वाला अनुभव देना। इसके अलावा ये जो क्रूज होगा इसमें वैश्विक स्तर की सुविधाएं होगी, इसके साथ ही इसमें सभी आवश्यक सुरक्षा सुविधाएं दी जाएगी, साथ ही यहाँ पर लग्जरी आराम की सुविधाएं दी जाएगी और ये सभी प्रकार की आराम और सुविधाओं से लैस होगा। इसके साथ ही ये जो क्रूज है इसका जो इंटीरियर है और इसके साथ ही जो बोर्डिंग पॉइंट होंगे वहां का जो इंटीरियर होगा वो रामचरितमानस की थीम पर बेस्ड होगा। इसके साथ ही ये फुल्ली एयर कंडीशनर होगा, 80 सीटर क्रूज होगा ये, और साथ ही इसमें लार्ज ग्लास विंडोज लगी होगी ताकि जो लोग हैं वो सीनेटिक ब्यूटी ऑफ घाट्स अर्थात घाट की जो सुंदरता है उसका आनंद ले सके, अर्थात ये ग्लास विंडो से घाट्स को देख सके। इसके साथ ही इस क्रूज में किचन होगा, पेंट्री फैसिलिटीज होगी ताकि टूरिस्ट को कंफर्ट प्रदान किया जा सके। और इसके अलावा इसमें बायो टॉयलेट्स हैं और हाइब्रिड इंजन है ताकि एनवायरमेंट पे जीरो इफेक्ट हो, अर्थात ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो। इसके साथ ही जो टूरिस्ट होंगे उनको रामचरितमानस टूर पर ले जाया जाएगा। ये जो टूर होगा इसमें गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस पर आधारित 40 से 60 मिनट की एक वीडियो फिल्म दिखाई जाएगी जो कि लॉर्ड राम के जन्म से लेकर श्री राम के राज्याभिषेक तक का जो समय होगा उसे दर्शाएगी। इसके साथ ही ये जो पूरा टूर है ये अप्रोक्सीमेटली 15 से 16 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसे कवर करेगा। इसके अलावा भी यहाँ पर कई गतिविधियां होंगी और कई सेल्फी पॉइंट होंगे जो कि इंस्पायर होंगे डिफरेंट एपिसोड्स ऑफ रामायण से, अर्थात रामायण के विभिन्न प्रसंगों से वो प्रेरित होंगे। इसके अलावा ये जो टूर है इसके अंत में सरयू आरती भी होगी जिसमें हर मेंबर को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, अर्थात ये जो दौर है इसके बाद में सरयू आरती होगी जिसमें हर सदस्य सक्रिय रूप से भाग ले सकेगा। इसके अलावा अगर हम अयोध्या के बारे में बात करें तो अयोध्या को श्री राम का जन्म स्थल बोला जाता है। अयोध्या इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम और ऐसा मेंशन किया गया है ग्रेट इंडियन एपिक रामायण में। इसके अलावा इट इज ऑल्सो द फर्स्ट ऑफ 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट, अर्थात ये भारत के जो 7 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं जिन्हें मोक्षदायिनी सप्तपुरियां कहा जाता है उसमें पहला स्थान है अयोध्या। इसके अलावा अगर हम यूपी टूरिज्म के 2019 के डाटा के बारे में बात करें तो यूपी टूरिज्म 2019 के डाटा के अनुसार हर साल लगभग 2 करोड़ टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो कि अयोध्या आते हैं। और अब जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो ऐसा माना जा रहा है कि जो टूरिस्ट का इन्फ्लो है अर्थात पर्यटकों का आगमन है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे में इस तरीके की जो क्रूज सर्विस है उससे काफी फायदा हो सकता है और ये पर्यटकों को काफी अच्छा एक्सपीरियंस प्रदान कर सकता है। इसके बाद में इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो रामायण क्रूज टूर है ये लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा और इसके साथ ही ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपमेंट और वाटरवेज जो है वो प्रोवाइड करेगी सारे नेसेसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है ताकि ये जो क्रूज सर्विस है इसका स्मूथ ऑपरेशन किया जा सके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है इंटरनेशनल अफेयर्स अर्थात अंतरराष्ट्रीय मामले। इसमें हम चर्चा करेंगे अटैक ऑन फार्म वर्कर्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ नाइजीरिया। तो यहाँ पर हम ये जो इशू है इसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही ये जो अटैक हुआ इसमें कौन सा आतंकी संगठन संलग्न था उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो नाइजीरिया का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है अर्थात नाइजीरिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर जो खेत के श्रमिक हैं, जो फार्म वर्कर्स हैं, उन पर हमला किया गया जिसमें लगभग 110 लोग मारे गए। ये जो हमला है ये बोको हराम के जो जिहादी हैं उनके द्वारा किया
गया है उन पर ये दोष लगाया जा रहा है। और इसके साथ ही ये जो हमला है इसके दौरान लगभग 30 पुरुषों की हत्या कर दी गई थी। ये जो घटना हुई है इसे 2020 में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ सबसे हिंसक हमला माना जा रहा है। अर्थात दिस इंसिडेंट इज कंसीडर्ड एज मोस्ट वायलेंट अटैक अगेंस्ट इनोसेंट सिविलियन इन 2020। ये जो हमला है ये नाइजीरिया के बोर्नो राज्य जो है उसकी राजधानी माइदुगुरी के पास में हुआ है। द अटैक टुक प्लेस नियर बोर्नो स्टेट कैपिटल माइदुगुरी इन नाइजीरिया। यहाँ पर अगर हम पूरे मामले के बारे में बात करें तो नाइजीरिया का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बोको हराम। ये जो बोको हराम है ये नाइजीरिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पर फैला हुआ है और वहां पर इनके द्वारा उस क्षेत्र में रहने वाले जो विलेजर्स होते हैं, जो ग्रामीण लोग होते हैं, उनकी किलिंग की जाती है और उन पर अटैक किया जाता है। ये जो बोको हराम है मेनली इसका जो राइज हुआ है उसका कारण था कि जो नाइजीरियन गवर्नमेंट है, जो नाइजीरिया की सरकार है, वो वहां के लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, वहां के लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी उसमें सुधार करने में विफल रही, जिसके कारण बोको हराम का उदय हुआ। अगर हम यहाँ पर बोको हराम के बारे में बात करें तो सबसे पहले बोको हराम के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक आतंकी संगठन है और ये नाइजीरिया आधारित है। इसके अलावा जो बोको हराम है ये जो गठन है ये सैलेफिज्म का जो प्रिंसिपल है उस पर बेस्ड है। ये जो सैलेफिज्म मूवमेंट है ये सुन्नी इस्लाम के अंदर ही डेवलप हुआ था और ये जो मूवमेंट है ये लॉन्च किया था इन रिस्पॉन्स टू द वेस्टर्न यूरोपियन इंपीरियलिज्म, अर्थात पश्चिमी यूरोपीय साम्राज्यवाद जो है उसके जवाब में बोको हराम की शुरुआत की गई थी। अगर यूनिसेफ के द्वारा दिए गए आंकड़े देखें तो यूनिसेफ के अनुसार बोको हराम जो है उनके द्वारा 2013 से अब तक 1000 से अधिक बच्चों का अपहरण किया जा चुका है और अकेले 2014 में बोको हराम के द्वारा 6644 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी। ये इससे ज्यादा लोगों की हत्या का जिम्मेदार है। इसके अलावा बोको हराम के बारे में हम बात करें तो बोको हराम जो है इसकी स्थापना की गई थी 2002 में मोहम्मद यूसुफ के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो मोहम्मद यूसुफ हैं उन्होंने एक धार्मिक केंद्र की स्थापना की थी जो कि नाइजीरिया के गरीब मुस्लिम परिवारों और पड़ोसी देशों से भी आकर्षित हुआ और ये जो केंद्र बनाया गया था इसका मुख्य उद्देश्य एक इस्लामिक राज्य बनाना था जो कि बाद में बोको हराम जो कि अब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है उसके रूप में विकसित हुआ। अब हम नाइजीरिया के बारे में चर्चा करते हैं तो नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका का एक देश है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप नाइजीरिया की सीमा देख सकते हैं। तो नाइजीरिया जो है उसकी सीमा लगती है गल्फ ऑफ जिनी से। जिनी की खाड़ी पर नाइजीरिया जो है वो स्थित है और ये एक अफ्रीकी देश है। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा है और नाइजीरिया में जो मुद्रा अर्थात जो करेंसी इस्तेमाल होती है वो है नाइजीरियाई नायरा, नाइजीरियन नायरा। तो आपको ध्यान रखना है नाइजीरिया जो है वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है। अफ्रीका के बारे में जो इसकी बॉर्डर कंट्रीज है ये तो आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए क्योंकि अफ्रीका के संबंध में कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी कंट्री लैंडलॉक है, कौन सी कंट्री लैंडलॉक नहीं है। इसके अलावा अफ्रीका के कुछ इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज हैं उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज, अर्थात समाचार में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वर्षा जोशी की जो कि एक IAS ऑफिसर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्थात भारत सरकार के द्वारा IAS अधिकारी वर्षा जोशी जो हैं उनको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अर्थात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जो वर्षा जोशी है वो वर्तमान में भारत सरकार के मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। अर्थात जो वर्षा जोशी है वो वर्तमान में जॉइंट सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है कि जो वर्षा जोशी है उनकी नियुक्ति दिलीप रथ के स्थान पर की गई है। दिलीप रथ जो है वो पहले NDDP के अध्यक्ष थे और इनके स्थान पर वर्षा जोशी की नियुक्ति की गई है क्योंकि दिलीप रथ का जो कार्यकाल है वो 30 नवंबर 2020 को समाप्त हो गया था और तत्काल रूप से अब 1 दिसंबर 2020 से जोशी की जो नियुक्ति है वो प्रभावी होगी। इसके साथ में अगर हम यहाँ पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में चर्चा करें तो इसकी स्थापना की गई थी 16 जुलाई 1965 को। इट वॉज फाउंडेड इन 16 जुलाई 1965 और इसका हेडक्वार्टर है आनंद, गुजरात में। आनंद गुजरात का नाम आपने सुना होगा क्योंकि जो अमूल है उसका हेडक्वार्टर भी आनंद में ही है। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है संदीप कटारिया
became first Indian to be appointed as global CEO of Bata। अर्थात बाटा कंपनी जो है उसके नए ग्लोबल CEO बने हैं संदीप कटारिया, और ये पहले भारतीय हैं जो कि बाटा के ग्लोबल CEO बने हैं। बाटा जो है वो आपको पता होना चाहिए फुटवेयर मेजर है, अर्थात जूते की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और इनके द्वारा संदीप कटारिया को न्यू ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया था 30 नवंबर 2020 को विद इमीडिएट इफेक्ट। कटारिया जो है वो पहले भारतीय हैं जिन्हें बाटा की वैश्विक भूमिका के लिए नियुक्त किया गया है। इससे पहले बाटा के जो CEO हैं वो थे एलेक्स नेजर्ट, और अब इनके स्थान पर संदीप कटारिया को CEO बनाया जाएगा। ये लगभग 5 साल के लिए CEO रहे थे। अगर हम यहाँ पर बाटा के बारे में बात करें तो बाटा का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो है लुजाने में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम कटारिया के बारे में यहाँ पर बात करें तो संदीप कटारिया जो है वो 2017 से बाटा इंडिया के CEO हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बाटा इंडिया के CEO थे और अब इन्हें बाटा ने ग्लोबल CEO बना दिया है। कटारिया के अंडर जो बाटा इंडिया है वो अपेक्षाकृत कम समय में भारत के सबसे बड़े फुटवेयर रिटेलर में बदलने में कामयाब रहा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन है बुक्स एंड अवार्ड्स, अर्थात पुस्तकें और पुरस्कार, और इसमें हम चर्चा करेंगे बुकलेट टाइटल्ड पीएम मोदी एंड हिज गवर्नमेंट्स स्पेशल रिलेशनशिप विथ सिक्स। तो एक बुकलेट जिसका टाइटल है पीएम मोदी एंड हिज गवर्नमेंट्स स्पेशल रिलेशनशिप विथ सिक्स, इसे रिलीज किया गया है 30 नवंबर 2020 को। 30 नवंबर 2020 जो है वो बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक देव जी जो है वो सिख धर्म के संस्थापक है, और इसके साथ ही इन्हें सिख धर्म के प्रथम गुरु के रूप में भी माना जाता है, और जो गुरु नानक जयंती है उसे गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन ये जो बुकलेट है इसे लॉन्च किया गया, और ये जो बुकलेट है इसे जॉइंटली इनोग्रेट किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग श्री प्रकाश जावड़ेकर एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर श्री हरदीप सिंह पुरी। अर्थात ये जो बुकलेट है इसका उद्घाटन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय नागरिक उड्डयन, आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने संयुक्त रूप से किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बुकलेट है ये 3 लैंग्वेजेस में आई है, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी। और ये जो बुकलेट है इसे ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है, उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, उनके द्वारा निर्मित किया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है स्पोर्ट्स न्यूज अर्थात खेल समाचार, और इसमें हम चर्चा करेंगे लुइस हैमिल्टन के बारे में। तो ये हैं लुइस हैमिल्टन, एंड लुइस हैमिल्टन विंस बरहेन ग्रैंड प्रिक्स 2020। लुइस हैमिल्टन जो है उन्होंने 2020 बहरीन ग्रेट प्रिक्स जो है उसे जीत लिया है, और ये जो रेस है ये 2020 फॉर्मूला 1 अवार्ड चैंपियनशिप की 15वीं रेस थी, और इस सीजन की हैमिल्टन की ये 11वीं जीत है, और उनके करियर की ये 95वीं F1 जीत है। इसके साथ ही 95वीं F1 जीत होने के बाद में हैमिल्टन ने फॉर्मूला 1 इतिहास में सबसे अधिक जीत का जो रिकॉर्ड है वो बना लिया है। इसके अलावा रेड बुल रेसिंग टीममेट्स मैक्स वेस्टैपेन जो कि नीदरलैंड से है और अलेक्जेंडर एल्बन जो कि थाईलैंड से है, वो सेकंड और थर्ड रहे इस बरहेन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है इंपॉर्टेंट डेज अर्थात महत्वपूर्ण दिवस, और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के बारे में। तो दिसंबर 2 अर्थात 2 दिसंबर 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे अर्थात राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो दिवस है ये भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, उसमें जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये जो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि भारत में जो सिटीजन्स हैं उनको पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड जो लॉ हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में अवेयर किया जा सके, ताकि जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, उसे रोकने में मदद की जा सके। अब हम यहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजेडी अर्थात भोपाल गैस कांड के बारे में बात करते हैं। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी वो 2 और 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। ये सन भी आपको ध्यान रखना है। ये जो
भोपाल गैस कांड हुआ था, इसमें एक पॉइजनस केमिकल होता है मिथाइल आइसोसाइनेट, वो लीक हो गया था। ये लीक कहाँ से हुआ था? तो ये लीक हुआ था एक पेस्टिसाइड प्लांट यूनियन है कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो कि भोपाल में थी, वहां से ये पॉइजनस केमिकल लीक हो गया था, जिससे क्या हुआ कि लगभग 2259 लोगों की डेथ हो गई थी और उसके अलावा हजारों लोग जो हैं वो इसके प्रभाव में आए थे, जिसका प्रभाव आज तक भी देखा जाता है। बाद में भारत सरकार ने ये घोषणा की कि ये त्रासदी में लगभग 25,000 लोग मारे गए और इसके अलावा इसे दुनिया में सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा माना जाता था। इट वॉज कंसिडर्ड एज बिगेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन दी वर्ल्ड। इसके अलावा अगर हम भारत में जो वायु प्रदूषण है, एयर पॉल्यूशन इन इंडिया, उसके बारे में बात करें तो भारत जो है वो पूरे विश्व की जो सबसे पॉल्यूटेड 30 सिटीज है उसमें से 21 सिटीज जो है वो इंडिया में मानी जाती है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो सेफ लिमिट बताई गई है उस सेफ लिमिट से 10 गुना ज्यादा खतरनाक वायु में सांस लेते हैं लगभग 140 मिलियन लोग भारत में। तो यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन खत्म होता है। लेट्स मूव ऑन टू सम स्टैटिक फैक्ट्स। तो आज हम चर्चा करेंगे सम इम्पॉर्टेंट ब्रिजेस इन इंडिया, अर्थात भारत में कुछ महत्वपूर्ण पुलों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पुल है, वो किस नदी पर है और किस स्थान पर अर्थात किस लोकेशन पे है। तो हावड़ा ब्रिज जो है वो हुगली नदी पर बना हुआ है जो कि कलकत्ता में स्थित है ये ब्रिज। इसके बाद में पाम्बान ब्रिज जो है वो पाल्क स्ट्रेट पर है, ये स्थित है रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है। इसके अलावा महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर बना हुआ है जो कि पटना बिहार में स्थित है। इसके बाद में नेहरू सेतु है, नेहरू सेतु बना हुआ है सोन नदी पर और ये स्थित है डेहरी जो कि सोन पे स्थित है और ये बिहार में है। इसके बाद में लक्ष्मण झूला है गंगा नदी पर जो कि ऋषिकेश उत्तराखंड में है। इसके अलावा वेम्बनाड रेलवे ब्रिज है, ये वेम्बनाड झील पर बना हुआ है जो कि कोच्चि केरल में है। इसके बाद में विवेकानंद सेतु है, विवेकानंद सेतु जो है वो भी हुगली नदी पर है जो कि कलकत्ता में है। इसके अलावा विद्यासागर सेतु भी हुगली नदी पर है और ये सेतु भी कलकत्ता में है। इसके अलावा भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु जो है वो लोहित नदी पर बना हुआ है और ये असम में स्थित है। भूपेन हजारिका सेतु जो है उसे डोला सदिया सेतु भी कहा जाता है। इसे डोला सदिया सेतु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिन दो स्थानों को जोड़ता है उनमें एक है डोला और दूसरा है सदिया। इसके अलावा इसे भूपेन हजारिका सेतु इसलिए कहा जाता है क्योंकि सदिया वो स्थान है जहां पर भूपेन हजारिका जैसी जो शख्सियत है उनका जन्म हुआ था। भूपेन हजारिका जो है वो गीत संगीत की जो दुनिया है उसमें इनकी एक अनूठी छाप है और संगीत की जो दुनिया है उनमें इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और सदिया में उनका जन्म हुआ था जिसके नाम पर इस सेतु को भूपेन हजारिका सेतु नाम दिया गया। इसके अलावा एलिस ब्रिज है, ये साबरमती पर स्थित है जो कि अहमदाबाद में है ये ब्रिज। इसके अलावा कोरोनेशन ब्रिज है तीस्ता नदी पर और ये ब्रिज स्थित है सिलीगुड़ी में। इसके अलावा सिग्नेचर ब्रिज हाल ही में बना है और ये ब्रिज यमुना नदी पर स्थित है जो कि दिल्ली में है। तो यहाँ पर हमारे आज के टॉपिक खत्म होते हैं और अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो लेट्स बिगिन द क्विज। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री इन अफ्रीका? निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका में एक लैंडलॉक देश नहीं है? बोत्सवाना, जाम्बिया, लेसोतो या नाइजीरिया? अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम, सिक्किम, नागालैंड या त्रिपुरा? अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ग्लोबल सीईओ ऑफ बाटा शू ऑर्गेनाइजेशन? बाटा जूता संगठन जो है उसके द्वारा नए वैश्विक सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रामकुमार गुप्ता, राजीव गोपाल कृष्णन, अश्विनी विंडलास या संदीप कटारिया? अगला क्वेश्चन है, द सूर्यधर लेक हैज रिसेंटली बीन इनोग्रेटेड इन विच सिटी? सूर्यधर झील का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है? देहरादून, शिमला, भोपाल या वाराणसी? अगला क्वेश्चन है, द नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन विच डे इन इंडिया? भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 नवंबर, 1 दिसंबर,
2 दिसंबर या 29 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जोशी हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम चेयरमैन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनडीडीबी लोकेटेड। वर्षा जोशी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एनडीडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, आनंद, नोएडा या हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, द बुकलेट टाइटल PM Modi and his government's special relationship with Sikhs has been released by which ministry? प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार का सिखों के साथ में अटूट संबंध नामक जो पुस्तिका है उसे किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर इज भूपेन हजारिका सेतु लोकेटेड? भूपेन हजारिका सेतु कौन सी नदी पर स्थित है? लोहित, सोन, गंगा या ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, बोको हराम क्या है? व्हाट इज बोको हराम? इट इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ फाइटर प्लेन और इट इज अ करेंसी। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। यहाँ जो आपको क्विज में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप you like the initiative. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you.